चलिए इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण या नामकरण की पद्धतियां, है ना। तो किसी कार्बनिक यौगिक को निश्चित मानक नियमों के आधार पर उपयुक्त नाम देने की प्रक्रिया को नामकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी कुंडली उंडली देख दिखाकर क्या करते हैं, उसका नामकरण करते हैं। वैसे ही जब कोई नया कंपाउंड हमको प्राप्त होता है, कोई वैज्ञानिक लोग खोजते हैं, तो उसका किसी मानक नियमों के आधार पर क्या करते हैं, उसका नामकरण करते हैं। तो वो नामकरण की पद्धति दो प्रकार की देखने वाले हैं इस बुक में। पहला है रूढ़ पद्धति या प्रचलित पद्धति, दूसरा है IUPAC पद्धति, है ना, IUPAC सिस्टम कहते हैं। ये आपका पेपर में बहुत बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्रचलित नामकरण या रूढ़ पद्धति। ये प्रारंभ में कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में कोई समस्या नहीं थी। इनकी संख्या तब कम थी और इसके नाम किसी विशेष गुण, इनके प्राप्ति के स्थान आदि पर रखा गया था। देखिए, जब कार्बनिक यौगिक की संख्या बहुत कम थी ना, तो उसमें ज़्यादा झंझट नहीं था, है ना। जहाँ जैसा जो प्राप्त हुआ उसके नाम पर रख दिया गया। जैसे देखिए, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन को मार्स गैस, क्योंकि यह दलदल यानी मार्स में मिलता है। दलदल का मतलब होता है मार्स, तो मार्स में पाया गया इसलिए इसको मीथेन बोल दिया। आगे देखिए, जैसे फार्मिका, है ना, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल को कहाँ पाया गया है? फार्मिका से प्राप्त किया। फार्मिका मतलब होता है चीटी, चीटी में पाया गया इसलिए उसको बोलेंगे फार्मिक अम्ल। फार्मिका से मिल गया फार्मिक अम्ल, है ना। जैसे ये है वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट मतलब क्या होता है? एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट कहा जाता है, क्योंकि ये लकड़ी के भंजन आसन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो जहाँ से जो प्राप्त हुआ उसके आधार पर उसका नाम रख कर दिए, है ना। जैसे अपन छत्तीसगढ़ में क्या होता है कि कोई बच्चा मंगलवार को पैदा हुआ तो उसका नाम मंगलू रख दिए, बुधवार को पैदा हुआ तो बुधारू रख दिए उसका नाम, ऐसे। ठीक है, तो वैसे ही इसका नाम प्रचलित नामकरण पद्धति या रूढ़ पद्धति में ऐसा हुआ, है ना। यहाँ पेपर में ध्यान रखिएगा कि मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मीथेन को कहते हैं, मीथेन को, क्योंकि मार्स का मतलब होता है दलदल और दलदल में पाया जाने वाला गैस मीथेन होता है। ठीक है, यहाँ फार्मिक अम्ल ही पूछा जाता है। फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है बोलते हैं? तो चीटी में, चीटी से पाया जाता है फार्मिक अम्ल। आप याद कैसे करेंगे? तो आज से आपके घर में अगर कहीं भी चीटी दिखे तो उसका नाम रखेंगे फार्मिका। उसको बोला, वो देखो फार्मिका जा रही है, वो देखो फार्मिका कांट डालेगी, हटो 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 वहाँ से, ऐसा बोलना। तो वो आपको ध्यान में आ जाएगा कि चीटी है, और चीटी में कौन से एसिड रहेगा? फार्मिका से क्या हो जाएगा? फार्मिक अम्ल। क्लियर? ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो देखिए जरा, इन सभी नामों को कोई व्यवस्थित आधार नहीं था। इन्हें सामान्य नाम या रूढ़ नाम पद्धति ये कहते हैं। ठीक है, कुछ लोकप्रिय नाम है जिसको एज इट इज हमको यूज़ करनी है। जैसे देखिए, मीथेन मैंने बताया आपको, है ना, ये है एथिलीन, है ना। उसके बाद है एसिटिलीन, ये इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एसिटिलीन भी रूढ़ पद्धति है, प्रचलित नाम है इसका। C2H2 होता है एसिटिलीन गैस। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ भी कुछ कुछ नाम है जिसको आपको एज इट इज याद रखनी है। जैसे ये है आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, एसिटल्डिहाइड। यह है एसीटोन, एथिल एल्कोहल। ठीक है, इन सबको एज इट इज याद करनी है क्योंकि ये प्रचलित नाम है उनका। डाइमिथिल ईथर, डाइएथिल ईथर, क्लोरोफॉर्म, है ना। क्लोरोफॉर्म किस काम आता है? तो लोगों को बेहोश करने के काम आता है, निश्चेतक के लिए के काम आता है ये। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। आयोडोफॉर्म, एसिटिक अम्ल जिसका 5% विलयन क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है। बेंजीन, और ये टालुइन, और ये फिनॉल। मैंने जितना हाईलाइट करके रखा हुआ है उसको आप कॉपी में लिख लेंगे, ये काम आएगा अभी। ठीक है, आगे आते हैं IUPAC पद्धति। ये हमारा मेन है ना, IUPAC पद्धति। तो IUPAC पद्धति का कुछ पहले इतिहास जान लेते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक को व्यवस्थित नाम देने के लिए सर्वप्रथम प्रयास 1892 में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय रसायनज्ञ संघ हुआ था, और उसमें किया गया था, है ना, प्रयास किया गया था। देखिए हुआ क्या था। अब देखिए यहाँ पास रूढ़ पद्धति में क्या हुआ कि कोई भी चीज़ कहीं भी प्राप्त हो गई। जैसे अभी हमने देखा कि फार्मिका, है ना, चीटी से प्राप्त हुआ। तो फार्मिका जो शब्द जो है वो लैटिन शब्द है ना भाई, लैटिन शब्द है। अब वो लैटिन में उसको फार्मिका कहा जाता है। भाई हमारे इंडिया में क्या, इंडिया में हिंदी में भी फार्मिका बोलेंगे क्या उसको? चीटी बोलेंगे ना। तो चीटी एसिड थोड़ी बोल सकते उसको, क्या बोलेंगे? फार्मिका, फार्मिक एसिड बोलते हैं उसमें जो एसिड पाया जाएगा भाई। तो भाई हमारे साथ तो दोगलापंथी हो गया ना। तुम लैटिन में बोले और हमारे यहाँ तो हिंदी चलता है ना, तो हम भी बोलेंगे ना भाई चीटी एसिड करके, है ना। तो इन सबको लड़ाई झगड़ा ना हो करके भाई इन्होंने क्या किया, एक ऐसा पद्धति बनाने का प्रयास किया जो सब जगह मान्य हो, है ना। और जहाँ भी कोई भी देश हो, वो अगर एक बार इन लोगों ने एक बार बोल दिया कि इसका नाम ये है तो वो है। चाहे आप चीन में जाओ, जापान में जाओ, इंडिया में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, कहीं भी जाओ। ठीक है, तो IUPAC पद्धति यही पद्धति है जिसमें कोई नाम चेंजेस नहीं होता है। एक बार अगर नाम लिखा गया तो हर जगह एक ही नाम रहता है, वही नाम रहता है। तो सबसे पहला प्रयास कब किया गया था? 1892 में। कहाँ किया गया था? जिनेवा में। कौन किए थे? अंतर्राष्ट्रीय रसायनक संघ ने, है ना। इसलिए इसको बोलते हैं जिनेवा प्रणाली कहा गया। अब इसमें इन्होंने क्या किया, जब उस समय बहुत पहले की बात है 1892 की, उस समय यौगिकों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, तो उस समय क्या करते थे कि जो एल्केन है, जैसे मैं बताऊँ आपको,
यहाँ देखिए इस प्रणाली में क्या किया गया था कि कार्बनिक यौगिक के नाम संगत पैराफिन के नाम से व्युत्पन्न कर सकते हैं। एल्कीन के अनुलग्न ई को हटाकर क्या लगाते थे, जैसे एल्कोहल के लिए ऑल लगाते थे, एल्डिहाइड के लिए अल लगाते थे, कीटोन के लिए ओन लगाते थे, अम्ल के लिए ओइक अम्ल। कहने का मतलब ये है, ये बोलना ये चाह रहे हैं, जैसे आपके पास CH4 है, ये क्या है, मेथेन है ना, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, मेथेन। ठीक है, तो ई को हटाकर इस ई को हटाएंगे अपन, है ना, ई को हटाएंगे और जब इसका जो एल्कोहल बनेगा, है ना, CH3OH, तो ये मेथिल है ना, तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, है ना, थेनॉल। ऑल लगा देंगे, ई को हटाकर क्या लगा देंगे, ऑल लगा देंगे। तो ये मेथेन से मेथेन में ही जुड़ा हुआ है ऑल, है ना, तो ये है मेथेनॉल। ठीक, समझ में आया आपको। तो ऐसा ही अब अगर ये एल्डिहाइड होता है तो क्या हो जाता है, अल लग जाता है यहाँ पास। अगर ये कीटोन होता तो क्या लग जाता है, ओन लग जाता, मेथेनोन हो जाता। अगर ये अम्ल होता तो क्या होता, मेथेनोइक हो जाता। ठीक है, अब जेनेवा प्रणाली में कुछ कमियां थी। अब ये जो प्रणाली थी ना भाई, जेनेवा प्रणाली जिसको बोल रहे हैं अपन, प्रयास किया गया था 1892 में, इसमें ना जब यौगिकों की संख्या कम थी और उसमें सिर्फ वन लाइनर जो छोटे छोटे यौगिक थे, जैसे इस टाइप का यौगिक है, तो छोटे छोटे जो यौगिक प्राप्त हुए थे उनका नामकरण करना आसान था। लेकिन जब ऐसा चैनों की संख्या बढ़ती गई, है ना, ऐसा लंबा होते गया, CH2 ऐसा करके लंबा होते गया, तब क्या हुआ, अब इनका नामकरण करना उनको थोड़ा सा मुश्किल हुआ, क्योंकि उस समय उतना डेवलप नहीं था। ठीक है, फिर दूसरा बार प्रयास किया गया 1930 में। अंतर्राष्ट्रीय संघ के रसायनों ने इसमें कुछ सुधार किए, जिसे क्या कहा गया, IUC कहा गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट कहा गया। ठीक है, फिर भी इसमें कुछ कमियां रह गई, भाई कमियां तो रहेगी ना, तो उसको सुधार करने के लिए 1957 में अंतर्राष्ट्रीय रसायनज्ञ संघ ने उक्त प्रणाली में और भी सुधार किए और इस नई प्रतिपादित प्रणाली को IUPAC कहा गया। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक बार फिर से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहा गया। पेपर में इसका फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है, आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक बार फिर से पढ़ते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, आपको याद हो जाएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। और वर्तमान युग में अधिकांश इसी प्रणाली से प्रतिपादित नामों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो पुराने नाम हो को उसको नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो आसान होता है किसी भी यौगिक को पहचानने के लिए। ठीक है, तो अब इस IUPAC नामकरण के लिए कुछ नियम भी होना चाहिए, तो मैं आपको नियम दिखाता हूँ। चलिए, ये कुछ नियम है, 8 नियम है ना, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, है ना। पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, अभी मैं आपको पूरा सिखाऊंगा इसको ना। श्रृंखला में कार्बन परमाणु का अंकन, प्रतिस्थापियों की स्थितियों का न्यूनतम योग, प्रतिस्थापियों का वर्णमाला क्रम में लिखा जाना, वर्णमाला क्रम मतलब A to Z, है ना, अल्फाबेट में। वरीय कार्बन श्रृंखला का चयन करना, प्रतिस्थापियों के नाम की संख्या सूचक पूर्वलग्न लिखना, है ना। प्रतिस्थापियों की समान स्थिति का क्रमांकन करना, समान स्थिति है यानी डाई है, 2 जगह है तो डाई डाई देखेंगे। यदि कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह द्विबंध या त्रिबंध है तो इन्हें पार्श्व श्रृंखला अथवा प्रतिस्थापियों की तुलना में वरीयता दी जाती है, यानी इसको भी डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको भी एज अ क्रियात्मक समूह माना जाएगा, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, आगे मैं आपको इसमें से ये आगे जो सारे रूल हैं इनको आपको मैं एक एक बारी बारी समझाऊँ। चलिए स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग एल्किनों का नामकरण, है ना। एल्किन देखेंगे, एल्केन देखेंगे, उसके बाद एल्किन देखेंगे, एल्किन के बाद एल्काइन देखेंगे। ठीक है, एल्केन का मतलब होता है सिंगल बंध वाले। देखिए क्या बोला है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक। कार्बन कार्बन एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन्स को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त एक असंतृप्त। संतृप्त वाले में सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं और असंतृप्त में होते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन। तो हम लोग बात करने वाले हैं एल्केनों की, यानी उसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करने वाले। ऐसे यौगिक को नाम IUPAC नाम एल्केन है ना, और इनका पूर्व नाम क्या है, पैराफिन बोलते थे। जो पैराफिन बोलते थे, पैराफिन किस लिए, वो जो प्रचलित नाम था ना वही, क्योंकि लैटिन में लिटिल टी अर्थात कम क्रियाशील, क्रम नहीं है ये, कम क्रियाशील है, यानी पैराफिन का मतलब होता है कम क्रियाशील, जो कि लैटिन भाषा है लिटिल एफिलिटी का मतलब होता है। ठीक है, यानी ये जो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो असंतृप्त से कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध या त्रिआबंध होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। हम लोग बात करने वाले हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
IUPAC प्रणाली में एल्किनों का नामकरण निम्नानुसार किया जाता है। देखो, पहला, सभी एल्किनों के नाम के अंत में अनुलग्न एन लगाते हैं। ठीक है ना, एन लगाते हैं। सिंगल बॉन्ड दिखता है कहीं भी तो आप क्या करेंगे, एन लगाएंगे। ठीक है। दूसरा, अणु में कार्बन की संख्या दर्शाने के लिए उचित पूर्वलग्न प्रीफिक्स लगाते हैं। इस श्रेणी के प्रथम 4 सदस्यों के नाम इतिहास संबंधित है, अन्य सदस्यों के नाम ग्रीक संख्याओं पेंटा हेक्सा आदि में एन अनुलग्न जोड़कर नाम दिया जाता है। देखिए क्या बोलने जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, जैसे देखिए, अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक है और उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक हैं, जैसे बात करते हैं, ये देखो CH3 CH2 है ना, ये C है, ये H है, बॉन्ड है एक सिंगल बॉन्ड, ये C है, ये H है और ये CH3। ठीक है, कुछ ऐसा एक यौगिक है, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, एक, और ये 2 कार्बन है ना, C2। तो C2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं भाई, एथेन कहा जाता है ना, क्या कहेंगे, एथेन। C1 वाले को मेथेन कहेंगे, है ना। अगर C1 कैसे, CH4, क्योंकि 4 संयोजकता होती है, 4 हाइड्रोजन आ जाएगा, CH4 ऐसे। C2H6 क्या होगा, एथेन होगा। 3 कार्बन वाले को प्रोपेन, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन, 5 कार्बन वाले को पेंटेन, 6 कार्बन वाले को हेक्सेन, 7 कार्बन वाले को हेप्टेन, 8 कार्बन वाले को ऑक्टेन, 9 कार्बन वाले को नोनेन, 10 कार्बन वाले को डेकेन, 11 वाले को अनडेकेन, 12 को डोडेकेन, ऐसा करके पूरा चलते जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ यहीं तक याद करनी है, ज़्यादा पेपर में नहीं देखने को मिलता है। डेकेन तक याद कर लोगे बहुत है। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं। 1 कार्बन है तो मेथेन, 2 कार्बन है तो एथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 7 कार्बन है तो हेप्टेन, 8 कार्बन है तो ऑक्टेन, 9 कार्बन है तो नोनेन और 10 कार्बन है तो डेकेन। ठीक है, कई लोग क्या बोलते हैं, ये 7 कार्बन वाला है ना, ये देखो, ये हेप्टेन बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते थे कई लोग, सेप्टेन बोलते थे, है ना। सेप्टेन नहीं बोलना है भाई ना, इसको बोलना है हेप्टेन। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पास एक लाइन लिखा हुआ था कि कार्बन की संख्या में दर्शाने के लिए उचित पूर्वलग्न लगाते हैं। इस श्रेणी में प्रथम 4 सदस्य, उनके नाम इतिहास से संबंधित है। इतिहास मैंने बताया आपको कि मेथेन किस लिए नाम है इसका, मेथेन कहाँ, क्योंकि ये दलदली इलाकों में यानी मार्स में पाया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं मेथेन। मार्स का मतलब मंगल ग्रह नहीं भाई ना, मंगल ग्रह से लेना देना नहीं है इनका। मार्स मतलब था दलदली इलाका। ठीक है, अब यहाँ पास एक चीज़ यहाँ नोट करेंगे, हमने क्या लगाया है, एन अनुलग्न लगाया है एल्केन के लिए, है ना। एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मैं बताता हूँ आपको, मेथ बोलते हैं, मेथ। 2 कार्बन वाले को एथ, 3 कार्बन वाले को प्रोप, 4 कार्बन वाले को ब्यूट, 5 कार्बन वाले को पेंट और 6 कार्बन वाले को हेक्स, 7 कार्बन वाले को हेप्ट, 8 कार्बन वाले को ऑक्ट, 9 कार्बन वाले को नोन और 10 कार्बन वाले को डेक कहा जाता है। और जब उसमें एन लगाते हैं तब होता है मेथेन। ठीक है, और एथ में एन लगाते हैं तो एथेन होता है, जैसे आपने यहाँ देखा है। क्लियर बात समझ में आई यहाँ पास। आप इसको नोट करेंगे, जब आपका डबल बॉन्ड वाला आएगा तो इन लगाएंगे तो मेथिन हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, ब्यूटीन, पेंटीन, ऐसा। जब आप ट्रिपल बॉन्ड वाला पढ़ेंगे तो उसमें आइन आएगा तो बोलेंगे मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ऐसा। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। किसी एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जहाँ n क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या है। इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा, है ना। किसी यौगिक को उसके अणु सूत्र, संरचना सूत्र या ग्राफिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे प्रोपेन के अणु को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे ये है इसका अणु सूत्र। अणु सूत्र क्या होते हैं कि उसमें जितने हाइड्रोजन हैं और जितने कार्बन हैं या जितने भी परमाणु हैं उनकी संख्याओं को दर्शाना, है ना। उनके बॉन्ड को नहीं दिखाना, बॉन्ड को दिखाने के लिए उसका संरचना बनता है। अणु सूत्र में सिर्फ और सिर्फ उसके अणुओं के संख्याओं को दिखाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पास कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ एक बॉन्ड बना है, यहाँ एक बॉन्ड बना है, यहाँ पास कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा, 3 हाइड्रोजन, CH3। यहाँ कितना चाहिए होगा, क्योंकि 2 बॉन्ड बना चुके हैं तो 2 हाइड्रोजन। फिर यहाँ पास एक बॉन्ड बना हुआ मतलब 3 हाइड्रोजन, यानी CH3 CH2 CH3। ये किसका सूत्र होगा, प्रोपेन का सूत्र है। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है इसलिए इसको बोल देंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं। और इसका जो ग्राफिक सूत्र होगा कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ पास 3 कार्बन, 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन। ठीक है, आपको ये तीनों सूत्र आना चाहिए,
अणु सूत्र, संरचना सूत्र और ग्राफिक सूत्र। ठीक है, आगे बारी बारी देखेंगे। चलिए, वो तो सिंपल नामकरण हो गया, सिंपल यौगिक का नाम हो गया। लेकिन जब कार्बनिक श्रृंखला इतनी लंबी लंबी हो तब इसका कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ से रूल स्टार्ट होता है। तो पहला रूल यहाँ देखिए जरा, सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करना। ठीक है, यानी अगर ऐसा बड़ा सा आपको कोई कंपाउंड मिल जाएगा तब कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहला रूल ये है सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करना। देखिए क्या लिखा है, सर्वप्रथम कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, चाहे वह सीधी हो अथवा शाखा से मुड़ी हुई। यह सर्वाधिक लंबी श्रृंखला जनक श्रृंखला कहलाती है, यानी पेरेंट चेन कहलाती है। जैसे देखिए, इसमें अगर मैं गिनूँ, सर्वाधिक लंबी श्रृंखला गिननी है, गिनते हैं। चलो 1 2 3 4, 4 तक बस गया, ध्यान रखिएगा, है ना। इधर से गिन लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ तक भी 4 तक गया। चला इधर से गिन लेते हैं, चला 1 2 3 4 5, यानी 5 ज़्यादा है, तो ये हमारी एक लंबी चैन है। आप इसको इधर से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये है लंबी श्रृंखला का चयन। ठीक है, हमने लंबी श्रृंखला चयन कर लिया। जैसे यहाँ पर चयन करिए, यहाँ पर लंबी श्रृंखला चयन करेंगे, कैसे करेंगे? 1 2 3 4, नहीं इधर नहीं जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 लंबी श्रृंखला दिख रही है? नहीं, एक बार और गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, तो ये लंबी श्रृंखला ये है। ठीक है, क्या ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6, ये तो छोटा है ना। तो आप ये लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। ठीक है, दूसरा है श्रृंखला में कार्बन परमाणु का अंकन करना। यदि आपने श्रृंखला ऐसे गिन लिया, है ना, तो उसमें नंबर भी देना है आपको। ठीक है, चुनी हुई कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु का अंकन उस सिरे से किया जाता है, याद रखिएगा, उस सिरे से किया जाता है जिस ओर से प्रतिस्थापियों की अधिक निकटतम या प्रतिस्थापी अधिक निकटतम हो, अर्थात उस कार्बन परमाणु का क्रमांक जिस पर प्रतिस्थापी संलग्न है कम से कम हो। यानी आपके पास ये देखिए, ये प्रतिस्थापी मान के चलिए, हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें अपन लंबी श्रृंखला देखें तो 1 2 3 4, यही लंबी श्रृंखला है ना। अब इसमें ये कहाँ है? इधर है ना भाई, ये प्रतिस्थापी है, और ये हमको गिनना, इधर से गिने चाहे इधर से गिने, ऐसे गिनना है कि ये पहले आ जाए। इधर से गिनो तो 1 2 तीसरे नंबर पे आ रहा है, देखिए 1 2 तीसरे नंबर पे आ रहा है। इधर से गिनूंगा तो 1 2 3 4, यानी दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो हम लोग का जो सही अंकन होगा ये होगा, नहीं ना कि ये। क्लियर? ठीक है, आगे देखेंगे, समूह का नाम उल्लेखित व यौगिक का नामकरण। कार्बन परमाणु में उपस्थित प्रतिस्थापियों को मूल एल्केन के नाम के आगे पूर्वलग्न के रूप में क्रमांकित लिखते हैं। जैसे देखिए कैसे क्या बोलना चाह रहा है, देखिए आपके पास यदि आपने पहले लंबी श्रृंखला चयन कर लिया और उसके बाद मेथेन को आपने जो प्रतिस्थापी है उसको लिख लिया, पहचान लिया, है ना, तो वो कहाँ जुड़ा हुआ है? 3 नंबर पर जुड़ा हुआ है। तो आप सामने में क्या लिखेंगे? 3। उसके बाद यहाँ पास कौन जुड़ा हुआ है? 3 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है? तो मेथिल जुड़ा हुआ है। ठीक है, मेथिल बोलते हैं इसको, मेथेन से मेथिल हो जाता है ये, एक कार्बन एक हाइड्रोजन कम है तो वो मेथिल इल लगा देते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन वाले को मैंने क्या बोला था? हेप्टेन। ठीक है, याद है आपको? तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? ये 3 कार्बन 3 नंबर पर कौन 3 नंबर पर जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 लिख दिए, फिर हेफन लगा दिए, और उसके बाद मेथिल है ये, और उसके बाद ये कितने नंबर पर, ये कितने कार्बन है टोटल? तो उसमें हेप्टेन यानी 7 कार्बन है। ठीक है, ऐसा। आगे देखेंगे, प्रतिस्थापियों का वर्णमाला क्रम में लिखा जाना। यदि मूल श्रृंखला में 2 या अधिक एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, जैसे उसमें एक ही जुड़ा था, अब इसमें 2 से ज़्यादा हो गए हैं, तो उनके नामों को अंग्रेजी के वर्णमाला क्रमानुसार लिखा जाता है, चाहे उसका स्थान कहाँ भी हो, जहाँ भी हो। जैसे देखिए अब इसमें लंबी श्रृंखला चयन करते चलो, 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही लंबी श्रृंखला है, ये वाली लंबी श्रृंखला है। ठीक, अब गिनना किधर शुरू करेंगे? इधर से शुरू करें चाहे या इधर से शुरू करें? तो इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा है। इधर से गिने तो 1 2 3 नंबर पे एक प्रतिस्थापी और 4 नंबर प्रतिस्थापी, तो इधर से ही गिनना शुरू करेंगे। ठीक है, रेडी। अब इधर से गिने तो 3 नंबर पे कौन आ रहा है? मेथिल आ रहा है। 4 नंबर पे कौन आ रहा है? ये इसको बोलेंगे एथेन। देखिए ये इसको बोलेंगे मेथिल, मेथिल, और इसको क्या बोलेंगे? एथिल, क्योंकि 2 कार्बन वाले हैं, है ना भाई। 2 कार्बन वाले को एथेन कहा जाता है। अगर उसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया है क्योंकि, तो इसलिए क्या बोलेंगे? एथिल कहेंगे, और ये मेथिल कहेगा, है ना। तो अब इसका नामकरण कैसे करेंगे भाई?
तो इसका नामकरण कैसे कर सकते हैं? देखिए नीचे वाले को पहले देखिए, ऊपर वाले को बाद में देखना। पहले में कौन जुड़ा हुआ है? मेथिल। 3 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है? मेथेन, मेथिल। ठीक है। 4 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है? एथिल। 3 नंबर पे मेथिल, 4 नंबर पर एथिल। और ये बड़ा सा जो लंबी श्रृंखला दिखी है किसमें है? कितने हाइड्रोजन है, कितने कार्बन है? 8। यानी क्या बोलेंगे उसको? ऑक्टेन, है ना। तो ये नाम सही है लग रहा है आपको, 3 मेथिल 4 एथिल ऑक्टेन। लेकिन ये नाम गलत है। क्यों? क्योंकि हमको इसको अल्फ़ाबेट में जमानी है, इनके नाम दोनों को देखना है। देखिए मेथिल में एम आता है पहले और एथिल में ई आता है पहले, तो इन दोनों में पहले कौन आएगा? ई आएगा, है ना। उनका जो नाम है उसको एज इट इज रखेंगे, जैसे 4 एथिल होगा, 3 मेथिल होगा और ऑक्टेन, ये है सही नाम। क्लियर? आपको अल्फ़ाबेट में भी ध्यान रखनी है। आगे चलिए जरा इसका नाम देखिए जरा, इसका नाम क्या होगा? एक बार बनाने का प्रयास करिए। चलिए इसका नामकरण करते हैं, है ना। इसमें देखिए जरा, गिनना किधर शुरू करेंगे? इधर से शुरू करें क्या? तो इधर देखें तो 1 2 3 नंबर पे आता है ये, है ना भाई। इधर से गिन तो 1 2 नंबर पे मिल रहा है प्रतिस्थापित, तो हम इधर से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गिनना शुरू करते 1 2 3। ठीक है, 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है? मेथिल। कौन जुड़ा हुआ है? मेथिल। इंग्लिश में लिखते हैं, चलो 2 मेथिल। ठीक है, और उसके बाद कॉमा, है ना। 3 में कौन जुड़ा हुआ है? एथिल, एथिल। ठीक है, अब 1 2 3 4 5, 5 वाले को बोलते हैं पेंटेन। ठीक, इतनी बात क्लियर। तो ये देखिए 3 मेथिल 2 मेथिल 3 एथिल पेंटेन, इसका नाम हो गया। क्या ये नाम सही है क्या? नहीं, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एम जो है ई के बाद आता है, तो हमको ई को पहले लिखना पड़ेगा, यानी इसका नाम हो जाएगा 3 एथिल, है ना, और 2 मेथिल, और उसके बाद हो जाएगा पेंटेन। अब इसका नाम, ये नाम सही है। ठीक है, आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि इसका नंबर पहले किसका आया है, नंबर से लेना देना नहीं है, आपको अल्फ़ाबेट को देखनी है। ठीक है, आपने नामकरण सीख गए, यहाँ पर देख लीजिए वही जो लिखा है। चलिए एक और नामकरण नाम देख लेते हैं यहाँ पास। चलिए इसका नाम देख लेते हैं। यहाँ पास 2 प्रतिस्थापी है, एक मेथिल है ना, और इसको बोलता है नाइट्रो। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पास कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है कौन। इधर से गिनना शुरू करते हैं, 1 2 तीसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है, फिर इधर से 4 या 5 नंबर पर, 3 और 5 नंबर जुड़ा हुआ है। इधर से गिने जरा 1 2 नंबर पे, तो ये ऐसा पहले मिल गया भाई, तो हम लोग गिनना शुरू करेंगे इधर ही से। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है? 2 नाइट्रो। क्या बोलेंगे? 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो, कॉमा, फिर 3 और 4, तो 4 में कौन जुड़ा हुआ है भाई? मेथिल, है ना। और कितने नंबर का चयन है? 1 2 3 4 5 6, 6 वाले को बोलते हैं हेक्स, और हम लोग पढ़ रहे हैं सिंगल बॉन्ड, इसलिए एन, हेक्सेन। क्या ये नाम सही है क्या? देखिए जरा, एम पहले आता है कि एन पहले आता है? तो एम पहले आता है, उसके बाद एन आता है, तो ये पहले आएगा, यानी 4 आएगा पहले, और लिखेंगे क्या? मेथिल, कॉमा 2 नाइट्रो, उसके बाद आएगा हेक्सेन, ये नाम सही होगा। ठीक है, चलिए आगे आगे का रूल देखते हैं। समूह संख्या का उल्लेख यदि मूल कार्बन श्रृंखला में 2 या अधिक प्रतिस्थापी एक समान हो तो पूर्वलग्न डाई, 2 के लिए डाई, ट्राई 3 के लिए आदि का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक समूह की स्थिति दर्शाने के लिए उपयुक्त संख्या के बीच अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे मान के चलिए 2 ठन मेथिल एक साथ लग गया, तो कैसे लिखोगे इसका नाम? एक बार देखते हैं जरा, है ना। इसका नाम कैसे करोगे? तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो 2 मेथिल। ठीक है, फिर से 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, 3 मेथिल, और कितने कार्बन है? तो 5 कार्बन, देख लीजिए पेंट, और पेंट में सिंगल बॉन्ड पड़ रहे हैं इसलिए एन, पेंटेन। अरे भाई ये नाम तो सही है ना, लेकिन डबल डबल हो रहा है ना, मेथिल मेथिल, तो हम इस डबल डबल ना हो करके, अगर कोई डबल होता है यानी कोई 2 बार आता है तो उसको बोल देंगे हम लोग डाई, 3 बार आ जाता है तो उसको बोलेंगे ट्राई, 4 बार आता है तो उसको बोलते हैं टेट्रा, अगर कोई 5 बार आ जाता है तो उसको बोलेंगे पेंटा, और उससे ज़्यादा तो देखने को नहीं मिलता। 6 बार आता है तो हेक्सा, 7 आता है तो हेप्टा, 8 आता है तो ऑक्टा, ऐसा बोलते जाएंगे आप। ठीक है, अब देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे।
2 और ये 3 है ना, तो 2 में आया है एक बार, कॉमा करिए, 3 में आया है एक बार, कॉमा करिए, डैश लगाइए, और उसके बाद लिखिए 2 बार आया है ना, तो डाई लिखिए, डाई। अब कौन आया है 2 बार? मेथिल आया है, तो मेथिल लिखिए, मेथिल, फिर पेंटेन, ऐसा। ठीक, ये सही नाम होगा उसका। ठीक है। यदि समान एल्कील समूह एक ही कार्बन परमाणु पर स्थित हो तो उनकी स्थिति को दर्शाने के लिए क्रमांक को दोहराना चाहिए। जैसे देखिए इस कंपाउंड को देखिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, पेंटेन है, ठीक है, लेकिन 2 में ही 2 बार मेथिल जुड़ा हुआ है, तो अब क्या कहेंगे भाई? डाई तो लगाएंगे क्योंकि 2 बार है, लेकिन ये कहाँ पर जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इस 2 मेथिल पेंटेन, इसमें डाई नहीं लगाया उन्होंने। अब इसको देखिए, जो सही नाम है वो देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पास आया 2 नंबर में, 2 नंबर पे आया मतलब 2, इसके लिए एक बार 2, इसके लिए एक बार 2, 2 लिखा के ऊपर में एक डैश लगाना है, पता चले कि वो दूसरा नंबर का 2 है। तो 2 2, उसके बाद लिखेंगे डाई, क्योंकि 2 बार आया है, और उसके बाद कौन आया है 2 बार? मेथिल आया है, और किसके ऊपर आया है? पेंटेन के। तो 2 डाई मेथिल पेंटेन, ये सही नाम होगा। ठीक, क्लियर हुआ आपको बात? एंड रूल है ये, न्यूनतम योग नियम। कई प्रतिस्थापियों वाले कार्बन श्रृंखला में कार्बन का क्रमांकन इस प्रकार किया जाता है कि प्रतिस्थापियों को दिए गए अंकन का योग न्यूनतम हो। देखिए, है ना, जैसे बात करते हैं, ये एक आपके पास कंपाउंड है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? गिनती करेंगे सबसे पहले। तो इधर से गिनती करें तो 2 नंबर पे आता है, इधर से भी गिनती करें 2 नंबर पे आ रहा है, लेकिन 2 नंबर पे इधर ज़्यादा प्रतिस्थापी आ रहे हैं, इसलिए गिनती इधर ही से करेंगे। ठीक है। अब इनका योग करेंगे, देखिए ना, से 1 2, 2 नंबर पे आया इसलिए 2 लिख दिए, और 2 नंबर पे ये वाला भी 2 आ रहा है, ये वाला मिथिल भी आ रहा है, तो 2 लिख दिए। अब 3 ये 4, 4 नंबर पे ये मिथिल आया, तो 2 2 4, ठीक है, कितना हो गया? 2 2 4 और 4 8 हुआ। ठीक है। दूसरा नीचे देखिए, इसी के नीचे यहाँ पास अंकन इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 करते हैं। अब देखिए 2 नंबर पे आ रहा है तो 2 लिख दिए, 4 नंबर पे आया है, एक बार 4 नंबर पे मिथिल ये वाला, और दूसरा है ये वाला, तो 2 2 इसका भी हो गया, 4 4 हो गया इसका भी, तो 2 4 और ये 4 कितना हो गया? 10। तो हमको देखना है कि किस में न्यूनतम होता है, ये इसमें 8 है, इसमें 10 है ना, तो न्यूनतम होगा ना, उसी में ही वही को सही अंकन माना जाएगा, इसको गलत अंकन माना जाएगा। यदि इसके हिसाब से आप नामकरण करोगे तो क्या करोगे? 2 4 4 डाई मेथिल पेंटेन कहोगे, ट्राई मेथिल पेंटेन कहोगे, क्योंकि 3 बार है इसलिए ट्राई मेथिल लिखना पड़ेगा, जो कि गलत नाम होगा। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर होगा 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन, जो कि सही नाम होगा। ठीक है। आगे 2 नियम और है। वरीय कार्बन श्रृंखला का चयन करना। समान कार्बन श्रृंखलाएं एक से अधिक हो तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन इस प्रकार किया जाता है, जिस कार्बन श्रृंखला से अधिकतम पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हुई हो, जिसमें कम शाखा युक्त पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हुई हो। 2 चीज ध्यान रखनी है। पहले देखिए, इसमें एग्जांपल को देखिए, यदि आपके पास इसमें लंबी श्रृंखला का चयन करनी है, जैसे 1 2 3 4 5, अब देखिए 1 2 3 4 5 इधर से भी है, इधर से गिने 1 2 3 4 5, इधर से गिने 1 2 3 4 5, तो अब किधर से भी गिनो 5 ही आ रहा है, तो हमको गिनना किधर से है, ध्यान देना। यदि मैं 1 2 3 4 5 ऐसे गिनूंगा तो ये बड़ा सा जो है शाखा युक्त जो है ना, इसका नामकरण अलग से करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ बोला गया जिनमें कम शाखा युक्त वाले पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हो, कम शाखा युक्त वाले। अब भाई इसमें शाखा युक्त ज़्यादा है, ठीक है, तो ये अपन नहीं कर पाएंगे। दूसरा देखिए, गिनती यहाँ से करें क्या? ऐसे 1 2 3 4 5 कर सकते हैं, बढ़िया, 1 2 3 4 5, लेकिन 1 2 3 नंबर पे आ रहा है कोई, यहाँ से करे तो 1 2 ही नंबर पे आ रहा है, और इधर से करे 3 नंबर पे, है ना भाई। अगर इधर से गिनेंगे तो, है ना भाई, तो 2 नंबर इधर से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, है ना। जिस कार्बन श्रृंखला से अधिकतम पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हुई हो, यानी अधिकतम मतलब 1 और ये 2 ठन जुड़ा हुआ है इसी लंबी चैन से। ठीक है। तो हम लोग गिनना शुरू करेंगे इधर से ही। अब तब इस नामकरण क्या हो जाएगा इसका? 1 और 2 में देखिए, 2 में कौन जुड़ा हुआ है? मेथिल, है ना, और 3 में कौन जुड़ा हुआ है? एथिल। तो जानते हैं ई पहले आता है, इसलिए 3 एथिल पहले लिखेंगे, उसके बाद 2 मेथिल लिखेंगे, उसके बाद पेंटेन। ठीक है। आगे देखिए जरा 10वां रूल है और सबसे लास्ट रूल है, प्रतिस्थापियों की समान स्थिति का अंकन
क्रमांकन। जब विभिन्न एल्किल समूहों की स्थिति श्रृंखला में समान होती है तब कार्बन श्रृंखला का अंकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जहां से कम कार्बन युक्त एल्किल मूलक सरलतम एल्किल अपेक्षाकृत निकटतम स्थान पर हो। यानी बोल क्या रहे हैं, देखिए जरा, चलिए ये यौगिक थोड़ा सा कट के नीचे आ गया है ना, तो मैं आपके लिए ऐसे कॉपी बना देता हूँ आपको। देखिए जरा इस यौगिक को देखिए ध्यान से, है ना। अब इसमें यौगिक के हम लोग सारे नियम लगाएंगे और पूरे इसका नामकरण करने का प्रयास करेंगे। देखिए पहले नामकरण किधर से करें, इधर से करें क्या, नंबरिंग किधर से करें, इधर से करें क्या, तो इधर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर नीचे गिन सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5, 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा भी हो सकता है। गिनेंगे किधर से, तो ये देखिए 1 2 3 नंबर पे जुड़ रहा है ये, है ना। अब इधर से भी गिने तो 1 2 3 नंबर से जुड़ रहा है। अब यहाँ पास भी कौन जुड़ रहा है, एथिल है, और यहाँ कौन है, मेथिल है। अब कन्फ्यूज़न बताओ कि इसको प्राथमिकता दे कि इसको प्राथमिकता दे, कैसे करेंगे इसमें फिर, अब बताइए जरा। तो हमने नंबरिंग किया है 1 2 3, इसके अकॉर्डिंग नाम क्या होगा भाई इसका, तो 3 में कौन जुड़ा हुआ है, एथिल, ठीक है। और 5 में कौन जुड़ा हुआ है, 5 में कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल, है ना। और 7 वाले को क्या बोलते हैं, हेप्टेन। नाम सही लग रहा है हमको, लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि हमको यहाँ 3 नंबर पे ये मिल रहा है, इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तब भी ये 3 नंबर पे हमको मिल रहा है, यहाँ भी 3 नंबर मिल रहा है। याद रखिएगा, यदि ऐसी कंडीशन आती है तो उस कंडीशन पे जो सरलतम एल्केन होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। सरल मतलब छोटा एल्केन, जैसे ये मेथिल है ना। मेथिल में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो हमको सरलतम वाले को पहले लेनी है, यानी अंकन हमारा इधर से होगा। अब अंकन इधर से होगा तो हमारा नाम बदल जाएगा, क्योंकि 3 में कौन है आपके पास, मेथिल है, 3 में कौन है आपके पास, मेथिल है, और 5 में कौन है आपके पास, एथिल है, और ये क्या हो जाएगा, हेप्टेन। लेकिन ये भी नाम पूरा गलत है। कारण क्या है, क्योंकि ई पहले आता है, एम पहले नहीं आता है, तो ई को पहले लिखना पड़ेगा, यानी 5 एथिल, और उसके बाद होगा 3 मेथिल, उसके बाद होगा हेप्टेन। ये है आपका सही नाम, ठीक है। तो आगे के वीडियो में हम लोग ढेर सारे एग्जांपल्स देखेंगे, और एग्जांपल्स के थ्रू जितने भी नियम मैंने बताया है उसको बारी बारी उस नियम को लगाएंगे और पूरे एग्जांपल देखेंगे, जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में।